सर बोलो। सर आज आप वो आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस दोगे ना? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं, उस पर डिस्कस भी करूंगा अभी। ठीक है। जो तुम्हारे कल एग्जाम में फाइनल। जो कल एग्जाम में आने वाले हैं ना, ठीक है, उसी से रिलेटेड है सारे। अच्छा, फाइनल्स में भी वही है? हाँ, मतलब पहले ये तो पूरा तैयार कर जाना अच्छे से। ठीक है। ये तो मतलब इस पे से तुम्हारे फाइनल से भी रहेंगे, 30-40% क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनल्स के लिए अलग दोगे? हाँ, फाइनेंस के लिए ये तो करने ही करने हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर जो नया एडिशन करना होगा वो मैं बता दूंगा तुम लोग को। अच्छा ठीक है। मेरी रिकॉर्डिंग में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए, उनका शायद बायो का है। सर अभी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है इसलिए। अच्छा, तो अभी तुम लोग की केमिस्ट्री क्लास चल रही है? हाँ, 7:15 से केमिस्ट्री था लेकिन सर ने बोला कि रायन वाले ज्वाइन नहीं करोगे तो चलेगा। अच्छा, चलो ठीक। तुम लोग की कल फिजिक्स की एग्जाम है ना? हाँ, कल फिजिक्स है। ठीक है। चलो, जो काम की चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। डिफाइन करने आएगा इस तीनों की डेफिनेशन। यंग्स मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, और एक हो जाता है बल्क मॉडुलस। जो पहले दिया उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और ये वाला भी एक्स्ट्रा पढ़ जाना है। इसके बेसिस पे ना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कैसे क्वेश्चंस आएंगे देख लो। हाँ, पहले तो हम लोग तीनों के मतलब को समझ लेते हैं। ये तीनों को मतलब को समझने के लिए ना मैं तुम लोग को एक चार्ट बना करके दिखाता हूँ। वो चार्ट होगा पहला। एक हम लोग को पढ़ना होगा स्ट्रेस, और एक पढ़ना होगा हम लोग को स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ना, उसका जो रेशियो होता है ना, वो ये तीनों में आता है। स्ट्रेस जो है वो तीन तरह के होंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा शियर स्ट्रेस, ठीक है, और एक हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेन भी तीन तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, एक हो जाता है शियर स्ट्रेन, एक हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमने किसी चीज पे अगर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जो फोर्स पर एरिया जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कैसा आता है? मान लो ऐसे किसी चीज को हमने टेबल पे फिक्स कर दिया, किसी क्यूब, और यहाँ पर फिक्स करने के बाद हमने क्या किया, उसको ऊपर से ऐसे करके धक्का मारा, ये ऐसे फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स पर एरिया क्या में देगा? शियर स्ट्रेस। और वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पानी है, ठीक है, और उसके अंदर हमने किसी बॉल को रख दिया, तो हर तरफ से प्रेशर एग्जर्ट होता है ना, तो वॉल्यूम को कम करता है। ये वाला जो होता है ना फोर्स बाय एरिया, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है? जैसे कोई चीज का लेंथ है, ठीक है, हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया, डेल्टा एल बाय एल, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेन क्या हो जाता है? जैसे यहाँ पर है ऐसे कोई बॉडी फिक्स है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको ऐसा करके धक्का मारा, और ये चीज ऐसे चली जाती है। ठीक है। ये इधर किसका मान लो एक्स, और ये इधर किसका मान लो, ये लेंथ एल है। ठीक है। ये मान लो जो एंगल का जो शिफ्ट है ना, ठीक है, थीटा, ये थीटा कहलाता है शियर स्ट्रेन। थीटा क्या हो जाता है? एक्स पर एल हो जाता है।
ये लेंथ को डिवाइड कर दो x के साथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाता है, मान लो किसी चीज को अगर हमने पानी में डाल दिया तो उसका वॉल्यूम जो चेंज होता है डेल्टा v बाई वी हो जाता है, वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज करता है तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं, दिस इज द वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेन, क्लियर। और इन तीनों का लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन क्या कहलाता है, शियर मॉडुलस, उसका सिंबल जी होता है। और बल्क मॉडुलस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस पे वॉल्यूम स्ट्रेन क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। ये हमको इस तरह से एग्जाम में आएगा, डिफाइन करो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस। तो तुमको अगर ये चार्ट याद है ना, ठीक है, तुम उसको आसानी से ले सकते हो। ये जो पूरा मैंने तुमको समझाया ना तुम्हारी किताब में लगभग 3 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने तुमको मतलब एक स्क्रीन में 4 लाइन में तुमको मैंने 6-7 लाइन में समझा दिया, ठीक है। तुम इसको नोट कर लो, तो कल की एग्जाम अगर में क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है, तो तुमको लिखने में आसानी हो, ठीक है। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ और समझ समझ के लिखो तो तुमको हमेशा के लिए याद रहे। इसको इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? हाँ दुर्वा, मैंने तुमको अभी जस्ट भेजा, रोटेशन की वीडियोस तुमको मैंने भेज दी है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। और मैं ना एक तुम लोग की छोटी सी क्लास भी ले लूंगा मैं तुम्हारे रोटेशन की, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो फटाफट डिस्कस कर लो। वीडियोज में बहुत सारी वीडियोज है, तुम देखना स्टार्ट कर देना। बाकी ना मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, तो उसके तुमको एक चैप्टर का ब्रीफ व्यू दे दूंगा ना, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सब तुम लोग अच्छे से कर जाना, स्ट्रेस स्ट्रेन। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो इसमें तुम्हें बोल देगा कि एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने ऐसे करके एक वायर है, ठीक है। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं इसके। एक वायर है जिसका तुमको लेंथ दे देगा 5 मीटर, मास दे देगा, यहाँ पे हैंग किया गया 2 kg। बताओ इस वायर में इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे देगा 2 mm। इसमें बताओ कितना स्ट्रेस लगेगा, तो या इसका कितना यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कितना होगा, या हमसे पूछ लेगा इसमें बताओ इसका यंग्स मॉडुलस भी दे देगा अपने को, ठीक है। और पूछेगा बताओ इसमें स्ट्रेन क्या होगा। कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ये तुमको पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमको पता है कि यहाँ पे फोर्स के बदले क्या ले लेंगे, mg बाय एरिया। बाय स्ट्रेन क्या ले लेंगे हम लोग, स्ट्रेन को स्ट्रेन आने देते हैं, तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। जो मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा है, यहाँ पे फोर्स के बदले हम क्या ले लेंगे, mg ले लेते हैं बस, mg बाय डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो mg बाय डिवाइडेड, ये हमको y पता होगा, यंग्स मॉडुलस। हमको m पता है, हमको a पता है, तो हम इससे स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन इक्वल्स टू mg बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो वी कैन इजीली गेट द स्ट्रेन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह के जनरली सवाल आते हैं, ठीक है, तो तुमको करने आना चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बोर्ड में कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं आता है। तो ये न्यूमेरिकल के तुम टाइप लिख लो एक बार। और क्या आएगा एग्जाम में देखो, इसको फटाफट नोट करो पहले।
उसके बाद देखो और क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा वो लोग और कैसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। देखो ये ऐसा ब्लॉक है, नीचे दूसरा ब्लॉक है, ये M1 मास है, ये M2 मास है, तो बताओ इसमें क्या कहते हैं कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, ऊपर वाली वायर में, और ऊपर का दिया गया यंग्स मॉडुलस Y1, नीचे का दिया गया Y2। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा कि बताओ इसमें कितना स्ट्रेन है, इसमें कितना स्ट्रेन है। तो देखो जब यहाँ पे तो हम जब ऊपर वाली वायर लेते हैं ना, तो ऊपर वाली वायर पे फोर्स लगाने वाले दो वेट है, एक M1 और एक M2 है। याद रखना जब ऊपर की वायर का बात करेंगे ना, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस दैट इज Y1। अब यहाँ पे इस वायर में स्ट्रेस क्या लेंगे हम लोग, M1 प्लस M2 G बाय एरिया इंटू वाई करेंगे। याद रखना यहाँ पे ऊपर वाली वायर के लिए जब हम करेंगे ना, तो हमको उसका एरिया यंग्स मॉडुलस यहाँ पे हमको M1 प्लस M2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जब नीचे वाली वायर की हम बात करेंगे ना, तो नीचे वाली वायर के ऊपर देखना ध्यान से कि यहाँ पर जब हम स्ट्रेन लेंगे ना, ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय, स्ट्रेस यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रेस लेंगे सिर्फ M2G बाय इसका एरिया इंटू वाई। ठीक है, दोनों में तुम्हें क्या करना है तुमको समझ में आना चाहिए, बाकी तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो वैल्यू खाली पुट करनी है, और कंसेप्ट तुमको आ जाएगा एक बार, तो तुम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स भी देख करके तुमको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर जाना। ठीक है, डेफिनेशन ये सब अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, और अभी तो पता है ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग की चूंकि सारी क्लास ऑनलाइन हुई है, ठीक है, तो तुम्हारे जो ऑफलाइन जब एग्जाम होगा ना, तो पेपर जो है थोड़ा रिलेटिवली इजी आना चाहिए। आज मतलब चाहे एसडीजे ले लो, चाहे तुम्हारे स्कूल ले लो, जब भी स्कूल की भी एग्जाम होगी तो पेपर थोड़ा आसान आना चाहिए। आसान सवाल में वो लोग ऐसे सवाल पूछेंगे, बेसिक डेफिनेशन हो गई, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते मेनली एंट्रेंस में आते हैं। अच्छा उसके बाद देखो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं आगे अब, रिवीजन एक छोटा सा हम लोग करते हैं रोटेशन का, उसमें से क्या क्या चीजें आती हैं। देखो रोटेशन में तुम्हारे पास जो जो टॉपिक्स आएंगे, पहला आता है उसमें अधिकतर पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक पहले करना, उसके बाद पूछा जाएगा इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको पता है कि फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया जाता है, इट इज गिवन बाय लाइक दिस। जैसे मान लो कोई मास है, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिखाता, क्या पहले समझो इस चीज को। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम बोलते थे कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होता है, उसको रोटेट करवाना उतना मुश्किल होता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पॉइंट मास है, अगर तो हम देखते हैं कि मान लो उसको हमने रोटेट करवाया किसी एक्सिस के अबाउट, अगर इसका डिस्टेंस मान लो आर, ये मास मान लो एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये सबको याद कर रखना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर हो जाता है, और ये कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो नोट कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which determines the ease of rotation of the body. ठीक है, more the moment of inertia, difficult is to rotate the body. उसके बाद इसमें ना तुम लोग को बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम लोग उसके अलावा क्या याद रखोगे कि तुमको क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे बोल देगा कि यहाँ पे 1 kg है, 1 मीटर है, 2 kg है, 2 मीटर है, तो बताओ इस सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हर एक मास की 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, अब इसका मान लो 3 है, 3 × 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ना सबको मास को और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और सबको ऐड अप करते चले जाओ, इससे क्या हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा ना। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। उसके बाद
तुम लोग ना कुछ बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद कर जाना है, जैसे स्फीयर, हॉलो स्फीयर का क्या था, 2/3 mr²। इसके डेरिवेशंस एग्जाम में नहीं आते जनरली, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का हो जाता है 2/5 mr²। डिस्क का था mr²/2। और रिंग का क्या था, mr² था, ठीक है, ये पढ़ जाना है। सॉलिड सिलेंडर का या हॉलो सिलेंडर का, अगर मान लो हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है ना, अंदर से खोखला होगा, तो इसका होता है mr²/2। इसका ये एक्सिस ऐसे लेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड का था mr², यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा mr²/2, ठीक है। तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला सब याद कर जाना है, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर कैसा था, कुछ ऐसा था, टेस्ट का। इसको सबको तो लोग सबको नोट कर दो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फिगर्स के लिए याद रखनी है, उसका फॉर्मूला याद रखना है, उसका यूनिट पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद इसमें क्या कहते हैं, ये करने के बाद ना तुम लोग पढ़ना, कुछ थ्योरम्स आते हैं, जैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम के प्रूफ आने की चांसेस थोड़ी कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। शायद कल के एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल के एग्जाम में थोड़ा पेपर आसान आना चाहिए, ठीक है। और आगे अगर आता है तो मैं प्रूफ तुम लोग को बाद में करवा दूंगा, अभी खाली बताया था थ्योरम में है क्या, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या था, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और ये जो थ्योरम होता है ना, एप्लीकेबल फॉर प्लेनार बॉडीज होता है। प्लेनर बॉडी समझ में आता है ना, वैसे फ्लैट होती है, इस तरह की बॉडी से होता है। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस वाई। देखो ऐसे एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई डिस्क है अगर हमारे पास, ठीक है, पूछा जाएगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अबाउट जेड एक्सिस क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो एक्स हमको बोला गया अबाउट डिस्क के लिए, हमको पता है कि इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, हमने अभी लिखा था पीछे में ना, अबाउट जेड एक्सिस क्या होता है डिस्क के लिए, ये वाला किसके अबाउट होता है, याद रखना, ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ये किसके लिए होता है, किसके अबाउट होता है, अबाउट द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये प्लेन है ना अगर, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह। उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो लिखा मैंने पीछे में। तो अगर एक्स एक्सिस की ओर पूछेगा आई एक्स मान आई मान लो, वाई की भी अबाउट क्या होगा, आई होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, देखो तो जैसे आई वाई के आजू बाजू मास है, वैसे एक्स के ऊपर नीचे आजू बाजू मास है ना, तो आई तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा। तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, तो हमको पूछा जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो मैं लिखूंगा आई प्लस आई इक्वल टू mr²/2, तो आई हो जाएगा mr²/4, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
मान लो कि बॉडी है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस है। यहाँ से हमको निकालना अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर पे, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस उन दो एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो लिखते हैं हम लोग हमेशा ऐसे। और याद रखना यहाँ पर एक एक्सिस कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस कहाँ से पास होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास होगी, और दूसरे के हम लिख सकते हैं प्लस एम एस, ठीक है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसको सबको फटाफट नोट कर दो। जेड भी हो सकती है, कोई दूसरी भी हो सकती है, कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जेड है, ये यहाँ पर जेड है। अगर मान लो ऐसा लिया ना हमने, अगर ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, अगर हमने ऐसा ले लिया, ये मान लो अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, तो भी इसके पैरेलल वाई के अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है, क्लियर। यहाँ पर बस वो जो एक एक्सिस जो है ना, वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो ना वहां पे, कि वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये जेड ही रहेगी, छोड़ दो इसको, सोचने का नहीं बात, ये जेड ही है ये, सिर्फ जेड ही है ये। आगे देख लो, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद कर लेना, ठीक है। इसको वर्ड्स पे लिख करके आ जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास टाइम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या आते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो याद रखना, जैसे टॉर्क, टॉर्क का बेसिक एक्सप्रेशन हो जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कभी भी तुम्हारे सामने अगर एंगुलर चीज अगर आती है ना, तो उसका ना तो भाई देखो लीनियर में, जैसे कि टॉर्क, टॉर्क का भाई हो जाता है फोर्स, तो आर क्रॉस एफ कर दो, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस पी हो जाएगा। टॉर्क का जो एक्सप्रेशन हो जाता है ना, वो हम आई अल्फा भी होता है, और दूसरा आई ओमेगा भी होता है, ठीक है। ये भी इसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं। इसका अभी प्रूफ अभी ज्यादा देखेंगे नहीं हम लोग, खाली बस इसको ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ तुम लोग को, जैसे फोर्स का एम होता है और मोमेंटम का एम होता है। तो रोटेशन चैप्टर में मास के बदले क्या आ जाता है, आई आ जाता है, ए के बदले अल्फा आता है, और यहाँ पे एम के बदले आई आता है, वी के बदले ओमेगा आ जाता है। ये फॉर्मूले से हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोग को करके भी दिखाया था, ठीक है। इससे हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज बेसिक, फ्रॉम हियर वी डिराइव दिस, ठीक है। और उसको याद करने के लिए हम लोग इन चीजों के भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अच्छा इसके बाद देखना, इस पे पता है जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो कोई आदमी जब जंप करता है ऊपर से, ठीक है, तो उसपे क्या होता है कि जब वो नीचे जंप करता है ना, जैसे तुमने देखा भी होगा, जैसे ऐसे नीचे वाटर होता है, ऊपर जंप करता है, तो वो करता क्या है, वो सॉरी उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है ना कि किसी भी बॉडी पे अगर बाहर से फोर्स अगर 0 लगता है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है? और एक टॉपिक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर बाहर से किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क अगर 0 लगेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है? अगर टॉर्क 0 है ना, जैसे फोर्स 0, तो मोमेंटम कंजर्व। अगर टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है उसका, कांस्टेंट रहता है। अब जैसे देखो, तो उससे भी ये बोलते हैं ना, आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 हो जाता है, ठीक है? ये चीज तुमको याद कर जानी है, ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है पहले भी कि टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1। अब पता है इसका जैसे कि मान लो कि जैसे कि तुम अगर ऊपर से नीचे जंप करते हो तो देखता है कि वो बॉडी को कर्ल कर लेते हैं। कर्ल करने से क्या होता है, उनका क्या होता है, जैसे जितना मास तुम्हारे बॉडी के पास होगा ना, उतना उसका एंगुलर मोमेंटम कम होता है, याद है उसका, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने पढ़ा था तुम लोग को ना, उसमें एक चीज याद रख लेना, एक चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तुमको याद रखनी है कि ये किस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो डिपेंड करता है मास के ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। जैसे देखो, यहाँ मास है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आर आ रहा है ना, ठीक है? एक तो मास पे डिपेंड करता है, एक उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो जनरली क्या होता है, जैसे कि कोई बॉडी जितना सिकुड़ा रहेगा ना, पास रहेगा ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होता है। फॉर्मूले में हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आर से दिखता है, ठीक है? अब जैसे मान लो कोई आदमी ऊपर से जंप करता है, तो क्या करता है, पूरे बॉडी को सिकुड़ लेता है। सिकुड़ने से क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है, वो कम हो जाता है, तो उसकी एंगुलर स्पीड कैसी होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि वो आई ओमेगा हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, अगर बाहर से टॉर्क ना लगे तो। बेली डांसर्स को देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, जो टीवी में आती है, तो वो क्या होती है, जैसे वो अपने हाथ को पहले वो ऐसा रखती है, ठीक है? तो जैसे हाथ को ऐसे रखती है, फिर अपने हाथ को सिकुड़ लेती है। तो हाथ को जब जैसे पास लगेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, उससे उनकी एंगुलर स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उनका रोटेशन कैसा होता है, फास्ट हो जाता है, तो तेजी से घूमने लगती है वो, ठीक है? कभी तुम अगर देखोगे ना, तो मान लो कभी अगर कहीं पे वो आती है, तूफान अगर आता है ना, तो तूफान में क्या होता है देखना, कि ऐसे करके ना, जैसे तूफान आया कहीं पे, तो तूफान ना बहुत तेजी से वहां पे एयर घूमने लग जाती है। क्यों? पहली बात क्या होता है कि कहीं पे तूफान आता है ना, तो होता क्या, समझना ध्यान से। जब कहीं पे तूफान आता है, तो कहीं पे लो प्रेशर कहीं पे डेवलप हो जाता है लो प्रेशर, और इधर है हाई प्रेशर, ठीक है? तो इधर क्या होती है, एयर की वजह से ना ऐसे विंड जो होती है ऐसे घूमने लगती है। हाई प्रेशर से एयर जाएगी लो प्रेशर में, ठीक है? तो यहाँ पे एयर पूरी की पूरी यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है। तो जो एयर पहले इतने रेडियस में घूम रही थी, अभी उस एयर का रेडियस खाली इतना हो जाएगा। रेडियस छोटा हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एयर का कम हो जाएगा। तो एंगुलर स्पीड क्या होती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फास्ट घूमती है वो। तो जो पूछा जाए ना सवाल कि एयर ऐसा व्हर्लविंड्स क्यों फॉर्म होती है, तो इसके पीछे भी रीजन यही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट ही वहां पर भी यूज होता है कि I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इसके बेसिस पे जो है ना, तुम्हारा थ्योरी में अधिकतर गिव रीजन में क्वेश्चन एग्जाम में रोटेशन पे आते हैं, ठीक है? उसके बाद ये कर लेना। उसके बाद ना कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें जो तुम लोग डेफिनेशंस घर पे याद कर जाना, ठीक है? कुछ-कुछ बेसिक-बेसिक कन्वर्शंस होते हैं, जैसे कि ये पूछ रहा है गीगामीटर कितना मीटर होता है? 10⁹ होता ही है। मेगा कितना होता है? 10⁶ होता है। किलो होता है 10�3 होता है, ठीक है? ये सब हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर की कुछ कहानियाँ ये सब। हेक्टो कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है?
ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये करने के बाद ना तुम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन देखो। जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर से जो डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती है ना वो लाइट ईयर की है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है उसकी। उसके बाद एक तीसरा पार्सेक। ये जो तीन है ना ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसको ना तुम लोग लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल में लाइट इन 1 ईयर हो जाता है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो जाता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं 1 AU कहलाता है। जैसे सन यहाँ पे तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हमने इसका क्या एवरेज निकाल दिया। पार्सेक पार्सेक का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई आर्क है, ठीक है, तो कोई आर्क इतना दूर हो कि मान लो कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और ये एक आर्क ड्रॉ किया और ये आर्क यहाँ पर जो एंगल बनाता है 1 सेकेंड का। ठीक है, 1 सेकेंड पता कितना होता है 1 डिग्री बाय 60 इंटू 60। ठीक है, 1 डिग्री बाय 60 हो जाता है 1 मिनट और 1 मिनट को डिवाइड कर 60 से तो कितना हो जाता है वो सेकंड हो जाता है। वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, तो किताबों में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको एज इट इज याद कर जाना। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट कितना होता है उसका कन्वर्शन तुम लोग को याद होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर 9 पॉइंट समथिंग 10 to 12 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग ना बेसिकली तीन याद कर जाना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद सर 1 मिनट पीछे वाला पेज करो ना। हेलो सर, 1 मिनट पीछे वाला पेज करो ना। सर डन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना तुम लोगों को अब देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक जो तुम लोगों ने पढ़ के रखा है ना वो तुम लोग पढ़ जाना कि कोई वेव हो। वेव तो मैंने पढ़ा नहीं तुम लोग को, अभी वेव हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, उसमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी नहीं है क्योंकि पहले पोर्शन जा रहा था। ठीक है, तो लेकिन हम लोग करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आता है कुछ बेसिक बेसिक जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये पढ़ जाना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है ना कि हम लोग सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जिनका नेचर सेम होता है। ठीक है, जैसे कि हम फोर्स में सिर्फ फोर्स को ऐड कर सकते हैं, हम वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे, जो बेसिक यूनिट्स होते थे जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद करंट, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स थे। डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स थे जो कि फंडामेंटल यूनिट से बन करके आते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब ऐसे ऐसे होते हैं। और देखो तुम लोग को पूरी बुक आ रही है तो तुम लोगों को मैंने एक आइडिया दे दिया कि हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम कम है। ठीक है, तुम लोग पहले इतना पढ़ लोगे ना तो तुम लोग का आराम से काम हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके ना बेसिक बेसिक डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे टाइम ऑफ लाइट। उसके बाद रेंज, हाई, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके ये पहले तीन कर जाना अच्छे से। ठीक है, याद करो जो मैंने करवाया भी था तुम लोग को, ऐसे करके था, ये ऐसे जाता है। एक मिनट,
तो यहाँ से बॉडी को हमने फेंका कर, ये स्पीड इसकी u थी, ये एंगल थीटा था, तो हम बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता था, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g आता था। और इसके लिए हम क्या करते थे, 2 पार्ट पे करते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट देखते थे हम लोग, u अलोंग x अलोंग y एक्सिस अगर बात की जाए, ठीक है, हम देखते थे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, u y इक्वल्स टू u sin थीटा थी। और यहाँ लिखते थे हम लोग एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे यू वाई जो होगा, इसको हम जीरो ले लेते थे क्योंकि वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे जब से यहाँ पे आके गिरेगा तो यहाँ से हम यू वाई को पुट करते थे हम लोग यहाँ पे यू कॉस थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल में यू कॉस थीटा था और इधर में यू साइन थीटा था। तो पुट करके हम लोग क्या कर सकते थे, टी निकाल सकते थे। अगर निकालना है रेंज, तो यू कॉस थीटा के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे, इस टाइम जो यहाँ पे आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे रेंज मिल जाएगा। मैक्सिमम हाइट की बात की जाए अगर, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में याद करो एस इक्वल्स टू यू वाई, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, वी वाई इक्वल्स टू 2as, एस को यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एच, इसको जीरो ले लोगे तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh, इससे एच मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो एच आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे बिकॉज ऊपर ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, इसको सबको नोट कर लो। ठीक है, हेलो, हाँ जी मिश। ठीक है, इसको सबको फटाफट नोट कर दो पूरा। ठीक है, और इतना करने के बाद जो है ना तुम लोग इसको अच्छे से घर में पढ़ जाना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बस बाकी अपने देखो एक रात में तुम लोग कुछ बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते, तो जितना मैंने पढ़ा है ना उतना अच्छे से कर लो, इसी डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लो, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, अभी के लिए क्लास काफी है इतनी। ठीक है, कल से हम लोग अपना रेगुलर स्टडीज पे वापस आ जाएंगे। अपना वेव चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को, लेकिन थोड़ा पहले रिवाइज करते, मतलब कि पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ हम लोग, फिर हम लोग कल से वेव चालू करेंगे। मतलब वेव कल से नहीं होगा, वेव लगभग 5-6 दिन बाद से होगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।